जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। निमिषा प्रिया महज एक केस नहीं, एक सच्चाई है और इस सच्चाई से आज मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। निमिषा प्रिया जो कि भारत की रहने वाली एक नर्स हैं, इस समय फ़िलहाल वो यमन की जेल में अपनी फांसी की सज़ा का सामना कर रही हैं। यह महज एक केस नहीं, एक कानून नहीं, एक गलती, इंसानियत या फिर एक सोच है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। कौन है निमिषा प्रिया? क्या है उनकी गलती और इतनी बड़ी सजा क्यों? समझते हैं निमिषा प्रिया की पूरी कहानी को। निमिषा प्रिया जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह एक पेशेवर नर्स हैं। 2008 में अपनी शादी और एक बच्चे होने के बाद ये यमन शिफ्ट कर गई। उससे पहले इनका सपना हुआ करता था कि मैं भी मदर टेरेसा की तरह नर्स बनूं और लोगों की सेवा करूं। ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी और पति को, फैमिली को केरल में ही छोड़कर यमन चली गई। यमन जाने के कुछ दिनों के बाद इनके पति ने, इनकी बच्ची ने इनसे कहा कि हम भी वहीं आना चाहते हैं। इनके पति ने कहा कि मैं भी वहीं कोई छोटा मोटा रोजगार, कुछ नौकरी कर लूँगा और हम दोनों मिल करके परिवार को आसानी से चलाएंगे। पति और बच्ची भी यमन आ गए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थीं। बात आती है सन 2014 की। 2014 में यमन में आंतरिक अशांति का माहौल पैदा हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पति और बच्ची को इंडिया वापस भेज दिया। खुद भी आना चाहती थी, लेकिन इनके साथ काम करने वाला इनका एक वार्डन साथी जिसका नाम हन्नान है, ने इनसे कहा कि हम और तुम मिल करके एक हॉस्पिटल खोलते हैं और वहाँ लोगों की सेवा करेंगे। हन्नान की बातों में निमिषा प्रिया आ गई और हॉस्पिटल में लगने वाले खर्च को उन्होंने दे दिया। हन्नान और निमिषा प्रिया के बीच में 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। सारे दस्तावेज तैयार हो रहे थे, लेकिन तभी यमन का कानून इस बीच में आ गया। यमन का या गल्फ कंट्रीज का जो कानून है वो यह कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, यानी कि अपनी पूंजी से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। हन्नान ने इनको एक सुझाव दिया और ये कहा कि अगर तुम किसी यमन के रहने वाले व्यक्ति के साथ ही विवाह कर लेती हो तो तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और तब हम और तुम मिल करके हॉस्पिटल बढ़िया से चलाएंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने तुरंत ये बात अपने पति को बताई। पति ने कहा कि जब इतना खर्च हो ही चुका है तो क्यों ना कागजी रूप से तुम शादी कर लो। इनके पति टोनी थॉमस के एक करीबी मित्र जो कि यमन के निवासी थे, क्योंकि वो पहले यमन रह चुके थे, इसलिए उनके एक फ्रेंड जिनका नाम तलाल मेहदी है, से इन्होंने शादी करने के लिए कहा। तलाल मेहदी के साथ निमिषा प्रिया की शादी होने जा रही थी। तभी तलाल मेहदी ने अपनी एक रिक्वेस्ट जाहिर किया और उनसे कहा कि जब मैं आपके साथ इस संबंध में जुड़ रहा हूं, भले कागज पर ही, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त क्या थी आप सुनेंगे तो लगेगा कि शायद शुरुआत में हर दोस्त, हर एक पर्सन जो मजाक के मूड में हो ऐसा कह सकता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट रख लूंगा और मुझे भी कुछ शेयर चाहिए उसमें। इन्होंने कहा ठीक है। शुरुआत में तो ये बिल्कुल मजाक सा लगा, लेकिन इनको क्या मालूम था आगे क्या होने वाला है। शर्त के मुताबिक निमिषा प्रिया ने उसको शेयर देने की बात कह दी। शेयर देने के बाद जब हॉस्पिटल चलने लगा, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, अच्छी खासी इनकम होने लगी, नर्स की ज़िंदगी इनकी बहुत बढ़िया गुजर रही थी। लेकिन तभी जब सफलताएं आप चूमने लगते हैं तो आपको पीछे खींचने के लिए आपके अपने ही आ जाते हैं।
ऐसी हालत में निमिषा प्रिया का पेपर पर पति जो कि तलाल मेहदी था, उसने इनसे अधिक शेयर की बात की, जो कि इनके लिए दे पाना संभव शायद नहीं था। ऐसी स्थिति में निमिषा प्रिया के साथ तलाल मेहदी ने बेरुखी अपनाना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और ये अत्याचार महज मानसिक अत्याचार नहीं था, बल्कि ये शारीरिक अत्याचार के साथ साथ शारीरिक शोषण भी बन गया। इस बात की जानकारी निमिषा प्रिया ने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को दिया। पुलिस आई, उसने तलाल मेहदी को इस बिनाह पे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 1 साल की सजा करार की गई। 1 साल की सजा तलाल मेहदी के लिए बहुत भारी पड़ रही थी और वो अंदर ही अंदर एक ज्वाला के रूप में, एक बदले की भाव में जल रहा था। उसने सोचा कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा, निमिषा प्रिया से इसका बदला जरूर लूंगा। जब वो जेल से बाहर आया, ये बात है सन 2017 की, और जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसकी तबीयत खराब हो गई। चूंकि तलाल मेहदी के पास इनके जरूरी कागजात थे और इसलिए ये यमन को छोड़ नहीं पा रही थी। इनकी दिली इच्छा थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यमन को छोड़ करके अपने वतन, अपने हिंदुस्तान वापस चली जाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तलाल मेहदी की तबीयत खराब हुई तो इनका जो वार्डन साथी था हन्नान, उसने कहा कि तुम इनकी सेवा करो और एक दिन हम लोग ऐसा करेंगे कि इनको एनेस्थीसिया दे करके इनके घर की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे और वहां से तुम्हारा पासपोर्ट और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ले लेंगे, फिर तुम अपने वतन वापस चले जाना। प्लान के मुताबिक निमिषा प्रिया ने बिल्कुल वही किया और वो एक छोटी सी गलती जिससे इनकी जिंदगी बदल गई। जब इन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया सिर्फ तलाल मेहदी को बेहोश करने के लिए, लेकिन ओवरडोज होने के कारण तलाल मेहदी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी लाश को, तलाल मेहदी की लाश को निमिषा प्रिया और उनके साथी ने मिलकर के उस बॉडी को किसी भी प्रकार से ठिकाने लगाया और शायद ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। इसके बाद उन्होंने तलाल मेहदी की लाश को ठिकाने लगा दिया। लाश को ठिकाने लगा के ये इंडिया वापस भागने ही वाली थी कि तभी इनको पुलिस ने पकड़ लिया। सन बात है 2020 की, जहां पे इनको लोअर कोर्ट में इनकी पेशी हुई, सुनवाई हुई और वहां पे इनको मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा करार दी गई। हन्नान को उम्र कैद की सजा हुई और निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई। ये दोहरा व्यवहार क्यों? क्योंकि हन्नान वहीं यमन का निवासी था। फिलहाल निमिषा प्रिया जी वहां की जेल में कैद हैं, सना राजधानी में। सना राजधानी की जेल में 2020 से निमिषा प्रिया कैद हैं। इस समय सना राजधानी पर हुतियों का कब्जा है। जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से रिक्वेस्ट और आग्रह करके उस सजा को कम कराया जा सकता है। बिल्कुल सेम यही कानून यमन में भी है। इस केस की बात जब वहां के राष्ट्रपति महोदय तक पहुंची तो राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात से हाथ पीछे खींच लिया कि आपकी सजा को कम किया जाए या माफ किया जाए। बात यहां पर आ जाती है, एक नियम आपको समझना होगा जो कि गल्फ कंट्रीज हैं, जो यमन जैसे देश हैं, उनमें एक कानून चलता है जिसका नाम है शरीयत कानून। शरीयत कानून में बात लिखी गई है कि मौत की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए।
इसमें एक आपको हम शब्द समझाएंगे और जिसकी वजह से यह केस चेंज हो सकता है, बदल सकता है और वो केस आकर के रुकता है कुरान शरीफ के एक बात पर, जिसमें आज के टर्म में हम उसको कहते हैं ब्लड मनी। और अगर ब्लड मनी आप समझ गए तो आप समझेंगे कि गल्फ कंट्रीज में यह इतनी बड़ी सजा क्यों दी जाती है। आपको मैं थोड़े में समझाना चाहूंगा ब्लड मनी के केस को। ब्लड मनी को आप समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। ब्लड मनी क्या है? यमन या गल्फ कंट्रीज में किसी सजा के एवज में जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, जैसे मैं कहूं तो तलाल मेहदी की मृत्यु हुई, तो तलाल मेहदी के परिवार वाले अगर कुछ रकम ले लें और ये कह दें कि हो सकता है इनसे गलती में हुआ हो, हम अपना केस वापस लेते हैं, तो उसके एवज में, उसके बदले में कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसी को टर्म दिया गया है ब्लड मनी। और ब्लड मनी के लिए यमन के देश में रह रहे तलाल मेहदी के परिवार और भारत में रह रहे निमिषा प्रिया के परिवारजनों के बीच में यह बात चल रही है कि ब्लड मनी ली जाए या दी जाए, कौन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसी बात पे सारी अड़चन रुकी हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय सब अपनी ओर से लगे हुए हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत के बहुत सारे एनजीओ, अन्य देशों के बहुत एनजीओ एनजीओ इस पे अपना काम कर रहे हैं और प्रयास यही किया जा रहा है कि इस गलती की सजा मौत नहीं हो सकती, फांसी तो नहीं हो सकती। आपका क्या राय है, क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक क्या हुआ मैंने आपको समझाया, लेकिन करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस में इनको 16 जुलाई 2025 को 16 जुलाई 2025 को इनको फांसी की सजा दी जानी है, ऐसी बात कही गई। लेकिन अभी इस फांसी की सजा को टेम्पोरेरी रूप से रोक दिया गया है, इस बात के लिए कि हो सकता है कि ब्लड मनी के द्वारा दोनों परिवारों के बीच में एक समझौता हो सके। अगर यह समझौता हो जाता है तो निमिषा प्रिया की फांसी टल जाएगी, और अगर यह समझौता नहीं हो पाया तो इनको फांसी हो जाएगी। ये मैंने आपको उनकी सारी सच्चाई बताई, सारी कहानी बताई। अब आप बताएंगे कि इस कहानी से क्या सीखते हैं। तो इस कहानी से 3 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जहां पर भी हम जाएं, उस देश की सबसे बड़ी चीज़ है कि कल्चर को और वहां के इतिहास को, वहां के रूल रेगुलेशन को हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, और तभी वहां जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि मजबूरी में कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, यानी कि कितनी भी मजबूरी आ जाए कानून अपने हाथ मत लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी सीख जो आपको दी जाती है कि औरत को अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों का खुद से ही समझना होगा कि आप कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित नहीं है, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके अधिकार नहीं हैं। इन अधिकारों को समझना होगा, जानना होगा। निमिषा प्रिया का केस हमारे लिए एक आईने का कार्य करता है और यह आपको समझाता है, बताता है कि जहां भी जाएं, जैसे जाएं, जिसके साथ जाएं, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। इसके लिए आपको हर बात, हर शब्द, हर चीज फूंक फूंक करके और सफाई से कदम रखना होता है। फिलहाल अभी के लिए यमन की कोर्ट में इनका फैसला चल रहा है और देखते हैं कि अगर ये ब्लड मनी के द्वारा दोनों परिवारों के बीच समझौता हो जाता है तो इनकी फांसी रुक जाएगी। बात बढ़ते हैं आगे की ओर। निमिषा प्रिया के लिए
क्या किया जा सकता है? एक दुआ, एक उम्मीद, शायद एक ट्विटर अभियान, जिससे द्वारा यह बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे। वास्तव में ये बात उन तक जा तो चुकी है, लेकिन जहाँ एक जनसमूह उनके सामने आता है तो शायद इस बात पे उनकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। हम जानते हैं, आप जानते हैं, इस चीज़ को दुनिया समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस समय विश्व स्तर पे जो दबदबा है, जो भौकाल है, वो शायद अभी अगर काम नहीं आया तो फिर कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी राय, अपनी मशवरा, अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। सोच समझकर अपना फैसला लो, सुरक्षित रहो, ये हमारी आपसे अपील रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या निमिषा प्रिया ने गलत किया, क्या उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्या अपने वतन वापस आने की सोच उनकी गलत थी, अपने पति और बच्चे से मिलने की सोच गलत थी। हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़ोरदार तरीके से शेयर करिएगा, ताकि हर व्यक्ति तक, हर सदस्य तक, हर इंसान तक ये जागरूकता अभियान पहुंच सके। लेकिन आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना रहेगी। मिलते हैं अगली एक ऐसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।